मैं स्कूल से लौटकर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए लेट गई थी। जब मैं सोकर उठी तो माँ को ढूंढते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मुझे ना तो मम्मी कहीं पर नज़र आ रही थी और ना ही पापा। लेकिन तभी मुझे मेरी छोटी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा कि हो सकता है शायद मम्मी पापा मेरी छोटी बहन के साथ ही उसके कमरे में बैठे हों, इसीलिए मैं उसी तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ मेरी 13 साल की बहन एक 30 साल के आदमी के साथ। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी मेरी बहन कर सकती है, वह भी इस उम्र में। और वह आदमी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सब की कितनी ललक हो। मेरी बहन को उस सब से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी जो आवाज़ थी उन्हें सुनकर साफ पता चल रहा था। मैं वह सब बहुत ज़्यादा देर नहीं देख पाई और घबराकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरे दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि मेरी बहन घर में ही ये सब कुछ कर रही है और मेरे मम्मी पापा आखिर एकदम से कहाँ चले गए। मेरी बहन तो अभी कितनी छोटी है, क्या इस सब के बारे में मम्मी पापा को पता है? और अगर नहीं पता और उन्होंने उसे इस तरह से देख लिया तो अब न जाने क्या होगा। मेरी तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बुरी तरह से डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठ गई। मेरे दिमाग में मेरी अब तक की पूरी ज़िंदगी एक तरह से रिमाइंड होकर चलने लगी। मेरा नाम सोना है। मैंने जब से होश संभाला खुद को अपनी नानी के साथ ही पाया था। मेरी नानी का कहना था कि मम्मी पापा जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पढ़ने लिखने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इस वजह से वह मुझे अपने साथ रख रही हैं ताकि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाऊँ। लेकिन जब मैं स्कूल जाती तो मैं देखती कि कई बार मेरे क्लास के बच्चों से उनके मम्मी पापा मिलने आया करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सभी बच्चों के माँ बाप आते थे, जबकि मेरी तरफ से मेरी नानी जाती थी। कुछ बच्चों के पापा उन्हें सुबह स्कूल छोड़ने आते और लेकर जाते। मेरा भी मन करता कि मेरे भी पापा मुझे लेने आएं। मैंने कई बार नानी से कहा कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में भी मम्मी पापा के पास क्यों नहीं जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह मम्मी पापा रहते हैं जो हम वहाँ नहीं जाते। इस पर नानी कहती कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास घुमाने लेकर जाऊंगी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मेरे मन में और भी ढेर सारे सवाल आने लगे, क्योंकि कई कई साल बीत जाते थे लेकिन मम्मी पापा मुझसे मिलने भी नहीं आते थे। और अगर कुछ सालों बाद भी वह मुझसे मिलने आते तो सिर्फ माँ ही मुझसे मिलने आती थी। पापा उनके साथ में नहीं होते थे। लेकिन मैंने हमेशा से ये नोटिस किया था कि जब भी माँ मुझसे मिलने आती तो नानी उनसे कुछ खास बातचीत नहीं करती थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह मम्मी से नाराज़ हैं। मैं मम्मी से हमेशा कहती कि अब आप आई हो तो अब मुझे छोड़कर जल्दी मत जाना, अब आप मेरे साथ कुछ दिन तो यहाँ रहिए। लेकिन मम्मी मेरे साथ मुश्किल से एक हफ्ते ही रहती और कहती कि वह काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका काम छूट जाएगा। उनके जाने पर मैं बहुत रोती थी, लेकिन किसी का भी दिल मेरे आंसुओं से नहीं पसीजता था। हाँ, बस इतना था कि नानी को मुझे रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता था। वह मुझे तसल्ली देती रहती थी कि सोना, तू बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, जब तू बड़ी हो जाएगी तो फिर तू अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहना। मैं नानी से अक्सर कहती कि आखिर मुझे अब और कितना बड़ा होना होगा जो मैं अपने मम्मी पापा के पास रह सकूं। लेकिन इस बात का कोई ख़ास ठीक जवाब मुझे नानी की तरफ से नहीं मिलता।
मेरे साल दर साल इसी तरह से बीतते रहे और मैं धीरे धीरे 15 साल की हो गई। इधर मैं 11वीं कक्षा में आ चुकी थी और उधर नानी ने अपने ही एक पहचान के अंकल से मेरे लिए 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में मुझे भेजने का इंतज़ाम करवा दिया था। उनका कहना था कि 12वीं के बाद मैं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चली जाऊंगी और वहाँ पर हॉस्टल में ही रहूंगी। इस पर मैंने नानी से कहा भी कि आपने तो कहा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, समझदार हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाकर रहूंगी, लेकिन आप तो मुझे दूसरे शहर भेजने की तैयारी कर रही हैं। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस पर नानी ने कहा कि मैं तेरा भला ही चाहती हूँ सोना, ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तू और बड़ी हो जाएगी तब तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी नानी तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने नानी से कहा कि पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि आपको मेरे पापा पसंद नहीं हैं, बस इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इस बात पर नानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस दिन अपनी नानी का दिल दुखाया था। इस बात का मुझे खुद भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन जो होने वाला था वह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी नानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। नानी के जाने के बाद मम्मी पापा मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। जब मैं अपने माँ बाप के घर आई तो यहाँ ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थीं जिनसे मैं हैरान थी, क्योंकि यहाँ आने पर मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का घर तो नानी के घर से कोई ख़ास दूर नहीं था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नानी मुझे हमेशा से अपने साथ ही रख रही थी, और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, जबकि यहाँ से तो ना तो नानी का घर दूर है और यहाँ तक कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वह भी बहुत ही करीब था। इसके अलावा मुझे अपने माँ बाप के घर के आसपास का जो माहौल था वह भी बड़ा ही अजीब लगता था। आसपास के लोग ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे से बहुत ही मनमुटाव रखते हों। जब सबसे पहले मैं अपने घर में अंदर जाने वाली थी तो मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। मैंने एक प्लास्टिक की गुड़िया को अपने घर के मेन गेट पर लटके हुए देखा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों कर रखा है। मैंने जब ये बात मम्मी से पूछी तो वह कहने लगी कि इससे घर में बरकत होती है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। ये बात तो मैंने जीवन में पहली बार ही सुनी थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद मैं अपने घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के आसपास के सिर्फ 3 ही घर ऐसे थे जिनमें बाहर गुड़िया लटकी हुई थी। बाकी घरों में कहीं पर भी कोई गुड़िया नहीं थी। मेरे घर लौटने के बाद मैंने जीवन में पहली बार अपनी छोटी बहन को देखा। मुझे तो अब तक पता ही नहीं था कि मेरी कोई छोटी बहन भी है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। वह भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गई थी। उसका नाम प्रीति था। माँ ने घर में मुझे एक अलग से कमरा दिया था। उस कमरे में ऐसी खिड़की लगी हुई थी जिसमें अंदर से तो बाहर का दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और अक्सर शाम होते ही माँ मुझे घर से बाहर कभी भी नहीं निकलने देती थी। उनकी ये मुझे सख्त हिदायत थी कि शाम होते ही मैं घर के बाहर एक भी कदम बाहर नहीं निकालूंगी। लेकिन मुझे बाहर की चीज़ें बहुत ही अजीब लगती थीं। कई बार शाम से लेकर रात तक मेरे घर के बाहर पूरे मोहल्ले में मुझे ढेर सारे लोगों की भीड़ नज़र आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर यहाँ पर शाम होते ही इतने सारे लोग क्यों आ जाते हैं, जबकि सुबह तक ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद मेरे घर के बाहर के इलाके में कुछ मंदिर हैं
शायद ये लोग मंदिर में घूमने के लिए आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। अब मैं अपने वर्तमान में लौट आई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में ये सब क्या हो रहा है। खैर, जब शाम हुई तो मम्मी पापा कहीं से वापस लौट आए। मैंने सोचा कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं, लेकिन उनसे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इस बारे में अभी फ़िलहाल उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बल्कि अपनी छोटी बहन को समझाऊंगी कि वह जो भी कर रही है वह सही नहीं है। उसकी हरकतें तो मुझे यहाँ आने के बाद पहले दिन से ही ठीक नहीं लगती थीं, क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे मैं ज़बरदस्ती अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी, जबकि उसे हर समय बस ढेर सारा मेकअप करने में ही मज़ा आता था। मैं उसे कई बार समझाती थी कि अभी तुम्हारी उम्र मेकअप करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह जाती थी कि मेरी इस बात पर माँ मुझे डांटने लगती थी और कहती थी कि वह जैसे रहना चाहती है उसे वैसे रहने दो। अगर वह नहीं पढ़ना चाहती तो क्या ज़रूरत है उसे पढ़ाई लिखाई की। उसे मेकअप करना पसंद है तो उसे सजने संवरने दिया करो। मैं यही सोचती कि माँ मुझे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहती है, लेकिन छोटी बहन से इस सब के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती। बस इसीलिए मेरी बहन स्कूल ही नहीं जाती थी। रात हुई तो मैं अपनी बहन को समझाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि मम्मी पापा मेरी बहन के साथ एक आदमी को उसके कमरे में खुद ही भेज रहे थे। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इसका मतलब इस सब के बारे में मम्मी पापा को पहले से ही पता था, लेकिन आखिर वह मेरी छोटी बहन के साथ ये सब क्यों कर रहे थे। मुझे अब इस घर में जो भी हो रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ऐसा कोई राज इस सब के पीछे है जो बहुत ही भयानक है, और शायद इस राज की वजह से ही मेरी नानी ने मुझे आज तक कभी भी मम्मी पापा के साथ रहने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। जिस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी थी, मैंने देखा कि मेरे सामने वाले घर में एक 12 साल की लड़की गुमसुम सी घर के बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरा उससे बात करने का मन हुआ, इसीलिए मैं तुरंत ही उससे मिलने चली गई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने बताया कि उसका नाम शिवानी है। मैंने उससे कहा कि चलो हम लोग मिलकर कुछ खेलते हैं, मैं तो आज बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो उसने बताया कि मेरे घर के बगल वाले घर में भी एक लड़की रहती है जो उसी की ही उम्र की है। चलो हम लोग क्यों ना उसको भी बुला लेते हैं और फिर आपकी बहन को भी बुला लेते हैं, हम चारों मिलकर खेलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया और वह जाकर अपनी उस सहेली को बुला लाई जिसका नाम पिया था। मैंने देखा कि पिया बहुत ज़्यादा उदास जैसी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते हैं, क्योंकि मुझे उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान भी दिख रहे थे। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे मैं समझ गई कि शायद इसके मम्मी पापा इसकी बहुत पिटाई लगाते होंगे, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत है। लेकिन वह सब भूलकर हम सब एक साथ खेलने लगे कि तभी मेरी मम्मी आ गई और वह ज़बरदस्ती मुझे और मेरी बहन को घर बुला ले गई। वह मुझसे कहने लगी कि उन लड़कियों से दूर रहा करो, उनके साथ खेलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा कि वह हमारी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं और मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और फिर आखिर उन लोगों से मैं दूर क्यों रहूँ, वह तो हमारे पड़ोसी हैं। इस पर माँ ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया।
पर वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए ही उनके साथ खेला करो। मैंने उनकी बात में हामी भर दी और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और मैंने नोटिस किया था कि मेरे घर में भी शाम होते ही कई सारे आदमियों की भीड़ लग जाती थी। और इसके अलावा जो मेरे बगल का घर था और सामने वाला घर, वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते थे और फिर एक एक करके उनमें से कुछ लोग अंदर जाते तो कुछ लोग वापस लौट जाते। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात का पता मैं खुद से लगा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि शाम को तो मम्मी पापा घर के दरवाजे पर ही बैठे होते थे, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर जाकर भी नहीं देख सकती थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक दिन रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे अचानक मेरी दोस्त पिया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं तुरंत ही चौंक कर उठ गई। जब मुझे 2-3 बार उसके चीखने की आवाज़ आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही घर से बाहर की तरफ भागी। उस वक्त मैं ये तो भूल ही चुकी थी कि ये आधी रात का वक्त है। मैं तुरंत ही दौड़कर उसके घर के पास पहुंची और फिर मैंने सामने खिड़की से जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। उसके खुद के पापा पिया के साथ जो भी कुछ कर रहे थे उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस सब को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और वापस अपने घर लौट आई। लेकिन मैंने वहाँ जो कुछ देखा, इस तरह की चीज़ मैंने अपनी छोटी बहन के साथ और सामने जो मेरी एक और दोस्त रहती है शिवानी, उसके साथ भी देखी थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी कैसे भी करके मुझे इस सब के पीछे क्या मकसद है वह बता दे। मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में शिवानी से पूछूंगी, क्योंकि पिया तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है। शायद वह अपने मम्मी पापा से हद से ज़्यादा डरती है, जिस वजह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे पूछने पर मुझे कुछ भी बताती। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन घर पर नहीं थी। उस वक्त मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। मुझे समझ नहीं आया कि वह घर छोड़कर आखिर कहाँ चली गई। फिर मैंने सोचा कि ये लोग कभी कभी हमारे घर के पीछे जो खेतों का एरिया था उस तरफ निकल जाया करते थे। वहाँ पर बहुत घनी घनी झाड़ियाँ थीं, इसीलिए मैं तुरंत ही अपने स्कूल के कपड़े बदलकर उस तरफ चली गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी बहन एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह लड़का मेरी बहन को मोबाइल में कुछ दिखा रहा था, जिसमें से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैं जैसे ही उनके सामने पहुंची, मुझे देखकर वह दोनों दंग रह गए और वह लड़का तुरंत ही अपना मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। इस पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। मैंने अपनी बहन से बहुत पूछा कि तुम उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही थी और वह तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन में क्या दिखा रहा था। पर उसने मुझे झूठा बहाना बनाकर कह दिया कि वह मुझे कुछ फ़नी वीडियोस दिखा रहा था और इतना कहकर वह तुरंत ही वहाँ से भागकर चली आई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली आई। जब मैं अपने घर के पास पहुँची तो मैंने उसी लड़के को शिवानी के घर पर देखा। मैंने सोचा कि मैं अब इस लड़के से ही पूछती हूँ कि वह मेरी बहन को अपने मोबाइल में क्या दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी कहने के लिए शिवानी के घर के अंदर जाती, मैंने शिवानी की माँ को उस लड़के से कहते सुना कि जो तुम उस प्रीति को दिखाकर सिखा रहे थे वही तो मेरी शिवानी को भी सिखा दे। इस पर वह लड़का कहने लगा कि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं होता है। प्रीति की माँ ने तो मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं उसे ये सब दिखाकर सिखा रहा था। तुम भी मुझे पैसे दोगी तो मैं शिवानी को भी दिखाकर सिखा दूंगा। इस पर मैंने देखा कि शिवानी की मम्मी ने उस लड़के को तुरंत ही
500 रुपये निकाल कर दिए और फिर वह लड़का शिवानी को कमरे के अंदर ले गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह बड़े ही गुस्से में बाहर निकला क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था। उसने कहा कि शिवानी को मैं ये सब नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम्हारी लड़की बिल्कुल दिमाग से पागल है। देखो, उसने गुस्से में मेरा फ़ोन तोड़ दिया। इसके बाद वह तुरंत ही दौड़कर घर से बाहर चला गया और शिवानी की मम्मी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी कि अगर तू ये सब नहीं सीखेगी तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। शिवानी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं अपनी सहेली को उसकी माँ से बचा लूँ, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं वापस अपने घर लौट आई। मेरे लिए ये सब कुछ इतना रहस्यमय होता चला जा रहा था कि सोच सोच कर मेरे दिमाग की सब नसें फटी जा रही थीं। पर वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे इन सारे सवालों का जवाब देता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। एक तरफ तो मैं सोच रही थी कि मैंने उस दिन जो कुछ भी पिया के साथ होते देखा और उससे जुड़े जितने भी सवाल थे वह मैं शिवानी से पूछ लूँगी, लेकिन अब तो शिवानी की उस दिन की पिटाई के बाद से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वह अब घर से निकल ही नहीं रही थी। इसीलिए मैं उससे भी कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे थे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो देखा कि मेरे घर के बाहर बुरी तरह से शिवानी, पिया और मेरे घर वालों ने हंगामा मचा रखा था क्योंकि वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और तुरंत ही दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँची। मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर जाने को कह दिया, जिससे मैं घर के अंदर आ गई। लेकिन अपने कमरे की खिड़की से मैं सब कुछ देखने लगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पुलिस वाले किसी बात को लेकर इन सब लोगों से उनके घर की तलाशी लेने की बात कर रहे थे, लेकिन किस बात को लेकर ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे मोहल्ले के सभी लोग एकजुट होकर पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो शिवानी की माँ ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह खुद को यहीं पर ख़त्म कर लेंगी। और ये कहते हुए उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, जिससे पुलिस वाले घबरा गए और फिर वह वहाँ से चले गए। जब मम्मी घर के अंदर आईं तो मैंने पूछा कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी। तब माँ ने बताया कि दरअसल पिया अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरी सहेली हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। माँ कहने लगी कि पुलिस वाले इस बात का इल्ज़ाम हम सब पर ही लगा रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिया के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तो मम्मी कहने लगी कि हो ना हो उसके खुद के माँ बाप ने ही उसे ख़त्म कर दिया होगा। ये सुनकर तो मुझे झटका ज़रूर लगा था, लेकिन उस रात मैंने जो कुछ भी पिया के साथ होते हुए देखा उसे मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ ठीक ही कह रही हैं। लेकिन माँ ने तुरंत ही मुझे बड़ी सख्त हिदायत दी कि अगर पुलिस यहाँ दोबारा आती है तो मैं उनके सामने हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। मैं डर के मारे माँ को हाँ में सिर हिलाकर हामी ही भर दी। मैं और शिवानी इस बात से अब बहुत दुखी थे कि हमारी इतनी अच्छी दोस्त पिया हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मैंने शिवानी से पूछा कि तुम्हारी माँ उस दिन तुम्हें उस लड़के के मोबाइल से आखिर क्या सीखने को कह रही थी। ये बात सुनकर शिवानी भी घबरा गई और वह कहने लगी कि मैं वह सब तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। मैंने कहा तो कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथ पर ये निशान किस लिए हैं, क्योंकि ऐसे ही निशान मैंने पिया के हाथ पर भी देखे। इस पर भी शिवानी ने कहा कि तुम मुझे ये सब कुछ मत पूछो, वरना मेरी माँ मुझे घर में कैद कर देगी और फिर वह मुझे कई कई दिनों तक खाना भी खाने को नहीं देगी।
मैंने शिवानी से कहा कि तुम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी दोस्त पिया को इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ही माँ बाप ने उसके साथ कुछ किया है। इस पर शिवानी ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, और उसके बाद उसने मुझे जो बताया मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि दरअसल वह लोग पिया के सगे माँ बाप नहीं थे। उन्होंने पिया को गोद लिया था। जब मैंने शिवानी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो पिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे उन लोगों का ही हाथ था। लेकिन अगर उस दिन पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी तो मेरी माँ और शिवानी के घरवाले भी पिया के मम्मी पापा को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उस दिन तो ये लोग एकजुट होकर पुलिस वालों के खिलाफ खड़े थे, जबकि वैसे तो मैंने देखा है कि ये लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक मेरी बुद्धि उलझती ही चली जा रही थी। इधर पुलिस वाले बार बार जांच करने के लिए आ रहे थे, पर वह लोग एकजुट होकर उन लोगों को वापस भेज देते थे। मैं कई बार हिम्मत जुटाती कि मैंने पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन माँ के डर के कारण मैं घर से बाहर कदम रख ही नहीं पा रही थी। इसी सब के बीच मैंने एक और ऐसा राज जाना जिसने मुझे हैरान कर दिया। वह ये था कि मेरी बहन प्रीति मेरी सगी बहन नहीं थी। उसे भी मेरे माँ बाप ने कहीं से गोद लिया था और मुझसे झूठ कह दिया था कि वह मेरी सगी छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा की शिवानी के पेरेंट्स और पिया के मम्मी पापा से झगड़ा हो गया। वह लोग एक साथ मिलकर पिया के मौत का जिम्मेदार मेरे माँ बाप को ठहराने लगे थे। इस पर मेरी माँ ने कहा कि वह लोग मेरी माँ से जलते हैं क्योंकि उनके पास प्रीति है और इस वक्त वह सारे यात्रियों को अपने घर पर बुलाने में कामयाब हैं, जबकि उनके यहाँ कोई भी नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास प्रीति जैसी लड़की नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैंने अपनी बहन से कई बार पूछने की कोशिश की कि आखिर मम्मी पापा तुमसे ऐसा क्या करवा रहे हैं, पर वह तो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे मम्मी पापा ने पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था, जिस वजह से वह उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी। और मैं ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी बीच एक दिन अचानक ही हमें खबर मिली कि किसी ने मेरी छोटी बहन, जो मेरी सगी बहन नहीं थी, प्रीति, उसको मार दिया है। ये खबर सुनकर मैं मम्मी पापा तुरंत ही खेतों की तरफ दौड़ कर गए और जब वहाँ देखा तो सच में प्रीति हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई और फिर वह सभी से पूछताछ करने लगी, जिस पर मेरी माँ ने शिवानी की माँ और पिया की माँ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन दोनों में से ही किसी ने प्रीति को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वह लोग मेरी माँ से जलने लगे थे, क्योंकि मेरी माँ दिन रात मुनाफा ही मुनाफा कमा रही थी। इसीलिए जलन के कारण उन्होंने उनसे प्रीति को छीन लिया। पुलिस वाले उन सभी को पकड़कर अपने साथ ले गए। इधर मैं घर पर अकेली थी। शाम को जब माँ लौट कर आई तो बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर वह मुझे समझाते हुए कहने लगी कि देखो, अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ भी कह दें तो तुम उनसे यही कहना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो माँ घर से बाहर निकलने ही नहीं देती है और तुम्हारा दिन का समय स्कूल में ही जाता है और शाम होते ही तुम अपने कमरे में कैद रहती हो, इसीलिए तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ ने मुझे डराते हुए कहा कि अगर तुमने इसके अलावा एक भी इधर उधर की कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूँगी। लेकिन जब पुलिस मुझे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद पिया या शिवानी के घर वालों में से ही किसी ने
प्रीति के साथ ये सब किया है। फिर वह मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन मैंने पुलिस अंकल से कहा कि मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर वह लोग पहले तो थोड़ा हैरान हुए और फिर कहने लगे कि हाँ बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती हो। मैंने कहा कि दरअसल प्रीति मेरी सगी बहन नहीं थी और पिया भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं थी। वह लोग पिया को भी कहीं से गोद लेकर आए थे। ये सच सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि दरअसल एक रात मैंने पिया की बहुत तेज़ चीखों की आवाज़ सुनी थी और जब मैं दौड़ के गई तो मैंने देखा कि पिया के पापा उसको हाथ पर एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लगा रहे थे। उस वक्त मैंने पिया के हाथ पर बहुत बड़े बड़े निशान देखे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसको वह इंजेक्शन कई बार लगाए गए थे, जिससे उसके ऐसे निशान पड़ गए थे। उसके बाद ही मुझे याद आया कि ठीक ऐसे ही निशान मैंने अपनी बहन प्रीति के हाथ पर भी देखे थे और शिवानी के हाथ पर भी। लेकिन मैंने उन दोनों से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की कि आखिर ये निशान किस चीज़ के हैं और ये इंजेक्शन उनको क्यों दिया जाता है, पर उन्होंने आज तक मुझे डर के मारे कभी भी कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी इस सब में बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम अब अपने घर पर सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें हम फ़िलहाल के लिए अपने पास ही रखेंगे। 2-3 दिन के बाद जब मेरी बहन प्रीति की रिपोर्ट और पिया की सारी रिपोर्ट्स आ गईं तो उसमें मेरी इंजेक्शन वाली जो बात थी वह सच साबित हुई। जिसके बाद जब मेरे शिवानी और पिया के मम्मी पापा से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल पिया की मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि उसके साथ एक बार में ही कई बार गलत काम हुआ, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। और इधर प्रीति को जलन की वजह से पिया के माँ बाप ने ही अपने रास्ते से हटा दिया था और वो जो इंजेक्शन इन बच्चियों को दिए जाते थे वो हार्मोनल इंजेक्शन थे, ताकि वक्त से पहले ही वो लड़कियां बड़ी हो जाएं। जब सारी चीज़ें क्लियर हो गईं तो मैंने पुलिस अंकल से पूछा कि आखिर इन लोगों ने ये सब क्यों किया, मुझसे मेरी दोस्त और मेरी बहन को क्यों छीन लिया। उसके बाद मुझे पुलिस अंकल ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे पिता जिस समुदाय से आते हैं उसमें एक रिवाज चलता है जिसके तहत वह लोग अपने घर की लड़कियों से उस तरह का काम करवाते हैं जिसके लिए वहाँ पर आने वाले लोग उनकी लड़कियों को पसंद करते हैं और जिससे उनके घर की रोज़ी रोटी चलती है। ये काम गलत है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए ही जिनके घरों में खुद की लड़कियां नहीं होती वह लोग दूसरी लड़कियों को अनाथालय से गोद ले आते हैं। जिस तरह से तुम्हारी बहन को तुम्हारे माँ बाप ने अपनाया था और शिवानी भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लड़कियां छोटी होती हैं तो उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए ही ये उनके साथ ऐसा करते थे। शिवानी को भी इन लोगों ने अनाथालय से गोद लिया था, जबकि पिया के साथ ऐसा नहीं था। मैंने कहा तो फिर पिया यहाँ कैसे आई, तो पुलिस अंकल ने बताया कि पिया को उसकी ही माँ ने इन लोगों के हाथों बेच दिया था। ये सुनकर तो मुझे गहरा धक्का लगा कि कोई सगी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस अंकल ने बताया कि पिया की माँ ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिया के पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर वह अपने नए पति के साथ नया जीवन बसाना चाहती थी, जिस वजह से वह पिया से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ऐसा रास्ता अपनाया और इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस बेचारी छोटी सी बच्ची की जान ले ली।
पुलिस अंकल ने बताया कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे थे उसकी पहचान के लिए वह लोग अपने घरों के बाहर एक प्लास्टिक की गुड़िया को टांग कर रखते थे ताकि वहां आने वाले लोग दूर से ही उस घर को पहचान जाएं जहां पर उनका मकसद पूरा हो सकता था। मैंने कहा कि अब मुझे समझ आया कि मेरी नानी मेरे पापा को पसंद क्यों नहीं करती थी और किस वजह से उन्होंने कभी भी मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वह मुझे इस बुराई से बचाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मैं उन्हें गलत समझती रही। मुझे लगा कि वह मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी पसंद से मेरे पिता से शादी की थी, जिस वजह से वह मेरे पापा को पसंद नहीं करती हैं और उन्हें अपनी औलाद से दूर रहने का दुख देना चाहती हैं, जबकि वह तो मुझे एक बहुत बड़े दलदल से बचा कर रखे हुए थीं। पुलिस अंकल ने कहा कि शिवानी के पेरेंट्स का पता करने के बाद हम उसे उसके घर वालों के पास वापस भेज देंगे और इन लोगों को उनके किए की जो भी सज़ा होगी वह भी हम इन्हें दिलवा कर रहेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने मुझे एक एनजीओ के हाथों सौंप दिया, जहाँ पर रहकर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की और वहाँ जो भी स्किल्स सिखाई जाती थीं उन्हें भी अच्छे से सीखा और आज मैं एक टीचर बन चुकी हूँ और बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाती हूँ और उन्हें ये समझाती हूँ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी न जाने ऐसी कितनी ही बुराइयां हैं जो परंपराओं और रिवाज के नाम पर धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जिसमें किसी को कुछ भी गलत नज़र नहीं आता और जिनकी वजह से न जाने कितनी ही लड़कियों को अपना बचपन, अपना जीवन खो देना पड़ता है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, परंपराओं और रिवाज में कोई बुराइयां नहीं हैं जब तक कि वह किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। परंपराएं इंसान को उनके नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि नैतिक मूल्यों को गिरा देने के लिए। सिर्फ परंपराओं के नाम पर किसी भी इंसान के जीवन से खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। इसीलिए समाज के हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए ताकि वह ये जान सके कि कौन सी परंपरा सही है और कौन सी गलत, और जो रिवाज हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं उन्हें हमें तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। थैंक यू।